हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड अ डेली करंट अफेयर क्विज सेशन, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और इसी प्रकार के कुछ सवाल एग्जाम्स में आ भी रहे हैं। सो डेली कंसिस्टेंसी के साथ आप हमारे सेशंस को अटेंड करेंगे। साथ ही साथ आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जहां पर आप करंट अफेयर्स पढ़ पाएंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि सभी अपडेशंस आपको समय अनुसार टाइमली मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बट बिफोर दैट लेट अस नो अबाउट आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज। सबसे पहले कोर्स की हम बात करेंगे वो है अलाइड सर्विसेज और नायब तहसीलदार से संबंधित हमारा कोर्स, जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से सभी चरणों की तैयारी आपकी कराएगा, अलाइड और नायब तहसीलदार दोनों ही एग्जाम्स की। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। द फी ऑफ दिस कोर्स इज जस्ट 12,500 रुपीज। सेकेंड हमारा HPS कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है विच इंक्लूड्स 200 प्लस GS लेक्चर्स। नोट्स 3000 से भी ज्यादा पेजेस के आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। 75 लेक्चर्स में CSET के इंक्लूड हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस इस कोर्स का एक हिस्सा है, और करंट अफेयर मैगजीन्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी प्रीलिम्स और मेंस की। और साथ ही साथ मॉक इंटरव्यू सेशन भी इस कोर्स का एक हिस्सा है। और जो भी डाउट्स थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको रहेंगे उनसे संबंधित वीकली लाइव डाउट क्लासेस भी आपकी लगाई जाएंगी। स्टूडेंट्स, इट मींस कि आपके प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की जर्नी को इस कोर्स के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज जस्ट 22,500 रुपीज। सो यू कैन ज्वाइन आइदर ऑफ द कोर्सेज। जिस भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एज पर आर्टिकल 312 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट इज इंटाइटल्ड टू क्रिएट वन और मोर अलाइड सर्विसेज। पहला स्टेटमेंट। सेकेंड, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय 14th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन 1958। सो काइंडली रिस्पॉन्ड विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। तो जिन जिन का आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया सर्विसेज के कंटेक्स्ट में संविधान की धारा आर्टिकल 312 में इलैबोरेशन किया गया है, और साथ ही साथ जुडिशियल सर्विसेज का पहला प्रपोजल 1958 में रखा गया था। हालांकि इट वाज नॉट बेसिकली ये पास नहीं हुआ था। उसके बाद 1978 में ये प्रपोजल रखा गया कि अलग से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होनी चाहिए, ठीक है। बट उसके तब भी हाई कोर्ट के विरोध की वजह से, हाई कोर्ट जो है, लोअर कोर्ट्स कहीं ना कहीं इस प्रोसीजर को सही नहीं मानते हैं, तो ये पास नहीं हो पाया था। देन 2012 एंड 6 में भी इस पर बात की गई थी, और बहुत लंबे समय से ये आपका पेंडिंग था। सो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी प्रिपेयर कर रही है कि भाई ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज अलग से जो है सेंट्रल सिविल सर्विसेज का एक हिस्सा बनेगी। तो अच्छी बात है, और वेल स्ट्रक्चर्ड हमारा जुडिशरी होगा। तकरीबन एक सर्वे के अनुसार आने वाले कुछ समय में 10-15 साल के बाद तकरीबन 15 करोड़, ठीक है, 15 CR के आसपास जो केसेस हैं वो पेंडिंग हो जाएंगे। सो लगातार बर्डन जुडिशरी पे बढ़ रहा है। इन ऑर्डर टू कर्टेल दिस बर्डन, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है, ठीक है। हालांकि हाई कोर्ट्स की जो पावर है, क्योंकि जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट्स के अंडर ही काम करते हैं कहीं ना कहीं, तो हाई कोर्ट्स का विरोध इसमें ज्यादा रहा है, ये देखने को मिला है। चलिए अगले सवाल पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग PCA स्टैंड्स फॉर। हाँ जी स्टूडेंट्स, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, प्रॉम्प्ट क्रेडिट अफर्मेशन, प्रो क्रेडिट एक्शन, नन ऑफ द अबव। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। व्हाट इज PCA? सो बेसिकली ऑप्शन ए, जिन जिन का आंसर ए है बिल्कुल सही है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इज द राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स बेसिकली अभी रिसेंटली RBI द्वारा ये PCA के तहत बैंक्स के खिलाफ कार्यवाही की गई है। PCA में पहले एलैबोरेट कर दूं है क्या। देखिए, PCA इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क
अंडर विच बैंक्स विद वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स, मतलब ऐसे बैंक्स जिनका फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा नहीं है, एनपीए ज्यादा राइज हो रहा है, सो वो डायरेक्टली आपके आरबीआई के कंट्रोल में रहते हैं और दे आर नॉट फ्रीली वर्क, दे कैन नॉट वर्क फ्रीली बेसिकली, क्योंकि क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत लो है, वो तो वो कहीं कह सकते हैं कि भाई आरबीआई इन पे डायरेक्ट अंकुश लगा देता है, कंट्रोल अपना इनके ऊपर रखता है। ठीक है, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था पीसीए जो है, इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2002 बाय आरबीआई। तो सिंपल आप याद रखेंगे, पीसीए एक ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसे बैंक जो प्रॉफिटेबल नहीं है, घाटे में चल रहे हैं और एनपीए जिनका बहुत राइज हो गया है, वो डायरेक्ट रेगुलेशन में रहेंगे आरबीआई के और दे कैन नॉट वर्क फ्रीली, वो फ्रीली काम नहीं कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से खबरों में ये रहा है। इस पे अभी रेगुलेशंस कुछ नहीं अनाउंस की हैं आरबीआई ने। चलिए अगले खबर पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन टू एम्स halt deforestation and land degradation by 2030। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है आपका, इंडिया एज अ सिग्नेचरी टू दिस डिक्लेरेशन। अभी कोप का समिट हुआ है 26 ग्लासगो में, वहीं पर ये डिक्लेरेशन की गई है। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। हाँ जी, सो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपका सही नहीं है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। ग्लासगो लीडर्स जो है वो डिफॉरेस्टेशन को हाल्ट करना और लैंड डिग्रेडेशन 2030 तक के टारगेट्स रखे हैं। हालांकि भारत ने इसमें साइन नहीं किए हैं। दुनिया के देशों की बात करें सो अराउंड 105 नेशंस आर सिग्नेचरी ऑफ दिस डिक्लेरेशन। साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन अगर कहेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नेशंस आर पावरफुल नेशंस लाइक यूके, यूएसए, ये सभी देश इसमें, रशिया, चाइना, ये सभी इसमें सम्मिलित है। सो तकरीबन 75% ये जो देश हैं रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसमें शामिल हैं ग्लोबल ट्रेड को। 75% ग्लोबल ट्रेड को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ 85% जो आपके मेजर फॉरेस्ट कमोडिटीज हैं, ठीक है, लाइक आपका पाम ऑयल है, कोकोआ है, ठीक है, या सोयाबीन है, ये इन देशों से संबंधित है और मतलब फॉरेस्ट जो है उनका इस्तेमाल ये सभी देश कर रहे हैं 85% तक। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। और जो गोल्स पे अब थोड़ा आएंगे कि क्या गोल्स इस डिक्लेरेशन के तहत इन देशों ने अपने लिए अचीव करने के लिए एंड्स डिसाइड किए हैं। तो पहला है भाई कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ाने हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। साथ ही साथ जो लोकल आपके राइट्स हैं डिफरेंट रीजन्स के, ठीक है, स्पेशली ट्राइबल क्षेत्र होते हैं या और भी बहुत से इंडिजिनियस राइट्स हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। और लोकल जो आपके फॉरेस्ट हैं उनके कंजर्वेशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो इन तमाम चीजों पर इस पर चर्चा की गई डिक्लेरेशन में। हालांकि इंडिया डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ दिस डिक्लेरेशन, कारण भारत ने कहा कि भाई ये जो डिक्लेरेशन है इट इंटरलिंक्ड ट्रेड विद क्लाइमेट चेंज, और जब कभी भी प्रॉफिट गेन्स आपके ट्रेड क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ेंगे तो फिर उसमें कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सो इंडिया डिसाइडेड, भारत के जो अपने नेट जीरो के गोल्स हैं, भारत उससे ज्यादा जुड़ा हुआ है और उनकी तरफ ज्यादा अग्रसर है। चले सो नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन पैपिलोमी वायरस या एचपीवी वायरस। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट खबरों में रहा है। दे आर मोर देन 100 टाइप ऑफ एचपीवी। गैरेडिसिल एंड सर्विक आर वैक्सीन्स अगेंस्ट एचपीवी। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? आंसर करेंगे स्टूडेंट्स। तो जिन जिन का आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट्स ये करेक्ट हैं आपकी, ठीक है। गैडासिल एंड सेरवारिक्स जो है आपकी वैक्सीन है एचपीवी की, और बेसिकली 100 कोई तकरीबन 100 तरह के एचपीवी आपके वायरस हैं, एग्जिस्ट करते हैं।
अब ये है क्या, जरा इस पे बात कर लें। सो एचपीवी इज बेसिकली द मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन जो कि होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। तो बहुत कॉमन है और तकरीबन 100 टाइप्स ऑफ एचपीवी आपके वायरसेस हैं, जिसमें से 40 टाइप्स ऑफ एचपीवी होते हैं डायरेक्ट जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से, ठीक है। और इसकी वजह से लगातार सर्वाइकल कैंसर के केसेस बढ़े हैं पिछले कुछ समय में, और ये जो वैक्सीन है ये बेसिकली इस पे काम करेगा। और स्पेशली विमेंस के केस में देखा गया है कि 87%, ठीक है, केसेस ज्यादा बढ़ते हैं विमेंस के केसेस में। सो इट विल हेल्प टू रिड्यूस अराउंड 34% तक जो रिडक्शन होगा, तो बहुत अच्छा एक कह सकते हैं। और बहुत अर्ली एज में वैक्सीनेशन की तरह जैसे पोलियो का वैक्सीनेशन दिया जाता है, उसी प्रकार से ये वैक्सीन दिया जाएगा। तो यूके ने इसे अभी बनाया है, अभी रिजल्ट्स देखे जाएंगे कि कितने चेंजेस आते हैं, सर्वेस किए जाएंगे और ज्यादा, उसी के बाद कोई फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। मोलनुपिराविर, एन ओरल ड्रग सीन रिसेंटली न्यूज, हैज प्रूवन एफिकेसी फॉर। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। ऑप्शन ए HIV, बी डेंगू, सी कोविड-19, डी मलेरिया। मोलनुपिराविर, आंसर करेंगे स्टूडेंट्स। ओरल ड्रग सीन रिसेंटली इन न्यूज, सो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, कोविड-19। तो बहुत बड़ी ये खबर है कि पहला दुनिया का फर्स्ट ओरल ड्रग ये बन गया है, ठीक है। अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन ये अप्रूवल दे दिया गया है कि भाई ये पहला आपका मोलनुपिराविर जो है फर्स्ट कोविड वैक्सीन, सॉरी कोविड ओरल मेडिसिन होगा। इसे अप्रूव किया गया है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, जो कि एक यूके बेस्ड एजेंसी है, उन्होंने इसे अप्रूव किया है, ठीक है। और इसकी जो रेलिवेंस है उसको इसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ इसे डेवलप किसने किया ये भी जानना जरूरी है, अक्सर यहां से सवाल पूछ लिए जाते हैं। सो रिडबैक एंड मर्क शार्प एंड डोम जो एक कंपनी है, ये कंपनीज है बेसिकली जिन्होंने इस मेडिसिन को विकसित करने में, डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे, यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं आपके। किसने डेवलप किया है, पहली ओरल वैक्सीन बनाई गई है, ठीक है, और किससे संबंधित है। तो अभी ट्रायल्स ही चल रहे हैं हालांकि। चले नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन 6। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। सो काइंडली आंसर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, it is given to corporate entities both in private and public sector, sports control boards, NGO including sports bodies for sports promotion and development. Second statement, it was instituted in 2014. हाँ जी students, kindly answer which of the statements are correct, कौन सी सही statement होगी। आंसर करेंगे। सो सही आंसर है ए, ठीक है, सिर्फ आपका पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, इट वाज नॉट इंस्टीट्यूटेड इन 2014। तो ये बेसिकली ये आपका जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड है, ये कॉर्पोरेट एंटिटीज जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों इंक्लूड हैं, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, एनजीओज इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स बॉडीज, सभी को जो है ये अवार्ड दिया जा सकता है। सो बात करेंगे, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड को घोषित किया है, जिसमें डिफरेंट अवार्ड्स को दिया गया है, ठीक है। इसके तहत 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाता है। सो 6 डिफरेंट अवार्ड गिवन टू डिफरेंट स्पोर्ट्समैन, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसे प्रायोजित किया जाता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर इलीगल माइनिंग इन हिमाचल प्रदेश। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर क्वेश्चन नंबर 7। ऑप्शन ए 1 year 50,000, 2 year 25,000, 2 years 5 lakh, 6 months 50,000. Kindly answer students. So जिन का आंसर है ऑप्शन सी, 2 साल और 5 लाख का जुर्माना किया गया है हिमाचल प्रदेश द्वारा इलीगल माइनिंग के केस में।
पहले ये सजा कम थी, 1 साल की ये सजा थी, ठीक है, और जुर्माना भी बहुत कम था, लेकिन अब इसको बढ़ा के इसमें चेंजेस किए गए हैं और सीधा आप कह सकते हैं कि भाई 10% इजाफा किया गया है। सो देखिए, लगातार हिमाचल प्रदेश में इलीगल माइनिंग बढ़ रही है और इसीलिए सरकार को ये जरूरी महसूस हुआ कि भाई जो अभी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको बदलने की आवश्यकता है। पहले क्या होता था, 2 साल की सजा है, ठीक है, पहले सॉरी 1 साल की सजा होती थी और 25,000 का जुर्माना ही सिर्फ होता था। तो अब उसे बढ़ा के भाई 5 लाख का जुर्माना किया गया है और 2 साल की सजा बढ़ा के कर दी गई है। इसके अलावा अलग भी कैटेगराइज किया गया है कि अगर इलीगल एक्सट्रैक्शन किसी व्यक्ति द्वारा किया गया जा रहा है मिनरल्स का, तो 400 पहले हुआ करता था, 400 रुपीज हैज टू पे, नाउ इट इज इंक्रीज टू 500 रुपीज। अगर कोई मैकेनिकल माइनिंग कर रहा है, मैकेनिकल मींस कि किसी मशीनरी का प्रयोग किया जा रहा है माइनिंग के लिए, तो फिर इसको अमाउंट जो फाइन है वो है 50,000, ये पहले 25,000 हुआ करता था। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई चेंजेस लॉज में किए गए हैं, अच्छी बात है, सख्ती होनी ही चाहिए नियमों में। चलिए, चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कुछ नई जानकारियां आपको मिली होंगी। इसी प्रकार से आप हमारे सेशंस के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।